नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जिसमें कि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आज हम मॉक टेस्ट 9th करेंगे, जिसके अंदर हम 5 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 से 12 की शिफ्ट में आए मैथ्स के सारे क्वेश्चन देखेंगे। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें इसका रेशियो निकालना है, तो इनकी यूनिट्स को बराबर कर लेते हैं। ये ग्राम में है, ये केजी में है। तो इस 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 27 को 1000 से गुना कर दूंगा तो ये भी ग्राम में हो जाएगा। और इधर हमारा 108 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ग्राम से ग्राम दोनों यूनिट चली गई। अब आप यहाँ पे देखिए 27 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में। 4 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 25, यानी और एक जीरो बच गया 250। तो इसका अनुपात आ जाएगा 250:1, जो कि पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहता है कि अनिल किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, वहीं भूषण उस काम को 8 दिन के अंदर करता है। अनिल उस काम को 6 दिन में करता है, और भूषण उस काम को 8 दिन में करता है। और अनिल, भूषण और साथ में एक और आदमी मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं चमन। चमन, ये तीनों मिलकर 3 दिन में इस काम को कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इनका टोटल वर्क ले लेते हैं कि इन्होंने कितना यूनिट का काम किया होगा। तो टोटल वर्क के लिए हम 6, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाता है हमारा 24। 6 से ये 4 बारी में चला जाएगा, 8 से 3 बारी में, और 3 से ये कितनी बारी में, 8 बारी में चला जाएगा। ठीक है ना, 8 से 24 होता है। अब वहीं वो कहता है कि अनिल और भूषण ने किसी काम को करने के लिए 3200 रुपये लिए, तो हमें ये बताना है कि चमन का शेयर क्या होगा उसमें से। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जो शेयर होता है उनका, वो इनकी एफिशिएंसी, कार्य कुशलता के हिसाब से ही बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अनिल, भूषण और चमन, इन तीनों की एफिशिएंसी एक दिन में कितने यूनिट का काम करते हैं, 8 यूनिट का। ठीक है, तो इसमें से अनिल की एफिशिएंसी है 4, भूषण की है 3, तो यहाँ से चमन की आ जाएगी। तो देखिए चमन की क्या हो जाएगी, 8 में से 7 गया 1, तो चमन की एफिशिएंसी 1 हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए कि अनिल और भूषण ने दोनों ने मिलकर 3200 रुपये में ये काम लिया, और किसकी हेल्प से कर रहे थे, चमन की हेल्प से। तो यानी कि इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी से रखी है, 3200, जो सीधा सीधा कितना है, 400 गुना। 1 की वैल्यू 400 गुना, और चमन की एफिशिएंसी भी आई है कितनी, 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 400। तो यानी कि इसको 400 रुपये मिलेंगे। चमन का हिस्सा हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि हमें इस दोनों की वैल्यू को पहले ऐड करना है, फिर हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन दोनों का फिर हमें योग निकालना है। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा 5.08, और जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.98। ठीक है, अब इन दोनों को हमको ऐड कर देना है। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.06। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, 6.06। यहाँ पे बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझने का ही इसमें क्वेश्चन इसलिए डाला गया था कि आप लैंग्वेज कैसे समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत हो, तो इंग्लिश वाले हिंदी को भी जरूर पढ़े और हिंदी वाले इंग्लिश को भी जरूर पढ़े, यानी दोनों लैंग्वेज में समझिए अगर आपको दिक्कत हो रही है लैंग्वेज समझने में। अगला प्रश्न देखिए, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 में से 1 गया और नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो 3, ये 9 में से 4 जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 9 में से 4 गया, कितना हो जाता है हमारा 5, 5/12 ये हो गया। ठीक है, 5/12 हो गया, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 12/5 हो जाता है, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, उल्टा हो जाएगा। तो 6 से ये 2 बारी में चला गया, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस सॉरी, यहाँ पे 1/6 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/5। कितना हो गया ये हमारा 2/5, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा, 5 से 15 तो नहीं 30। ठीक है, 30 हो गया, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ से, 30 से 10 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 10, 20, 30, 37/30। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर इधर आ जाएगा 37/30, और जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाता है, 30/37 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड होगा। आसान था, इसको आप खुद भी करिएगा अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में। तो बोर्ड मास का रूल है, उसको फॉलो करते हुए करना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में आ जाए, और वहाँ पे q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, p/q की फॉर्म में हम लिख सकें। अब आप यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाता है, ये 16 हो जाता है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5।
तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ये तो है। 900 को हम 30 लिख सकते हैं, 30 को 30/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। ये 5√5 हो जाता है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, √5 इरैशनल नंबर आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। और 12.96 को अगर आप बोलें 36 आराम से लिख सकते हैं। और इधर पॉइंट हटाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो ये 36/10 जो ऑलरेडी p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब इसका एक ऑप्शन जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनिल और बलबीर किसी काम को 3 दिन में करते हैं और दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन अनिल 2 दिन के बाद इंजर्ड हो जाता है, तो बलबीर ने बाकी बचा हुआ काम करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा लिए। तो अब ये बताना है बलबीर उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो अनिल और बलबीर किसी काम को जो 1 दिन में कर सकते थे, वही काम जो है अब बलबीर करने के लिए 2 दिन ले रहा है। अनिल और बलबीर जिस काम को 1 दिन में करते थे, उसी काम को करने के लिए बलबीर 2 दिन ले रहा है। अब ये वाली लाइन कहाँ से आई? मैंने बहुत बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसकी सीरीज में कराए हैं, जिसके अंदर आपको बोला कि एग्जाम में आपको इसी लाइन से लिखना है। अब आपको ये लाइन अगर नहीं समझ आई तो ये मैं बताता हूँ कैसे लिखी, कि अनिल और बलबीर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। वहीं पे क्या होता है कि अनिल और बलबीर उस काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन 2 दिन तक कर पाते हैं। 2 दिन करने के बाद क्या होता है कि अनिल इंजर्ड हो जाता है और बलबीर काम करता है, वो बाकी बचा हुआ काम 2 दिन के लिए करता है। तो ये होती है स्टेटमेंट स्टैंडर्ड। अब ये जो आई कहाँ से आई? ये आई यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है डायरेक्ट आपको ये वाली लाइन लिखनी है, ये आपको समझ के रखनी है अपने दिमाग में। अब यहाँ से आप देखें, अनिल 1 अनिल हो जाएगा, यहाँ से 1 बलबीर, 2 बलबीर, जब इधर माइनस हो जाएगा तो बलबीर। इसका मतलब यह है कि दोनों की एफिशिएंसी जो है बराबर आ गई, अनिल और बलबीर की 1:1 हो गई। अगर मैं मान लो यहाँ पे टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क के लिए हमेशा याद रखना इसके अंदर मत रख देना, टोटल वर्क हमेशा इसके अंदर आएगा। पहली स्टेटमेंट यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो 1 + 1 2 होता है और 2 और 3 दिन तक काम करते हैं, तो इसका मतलब 6 यूनिट का काम करना है। अब किसको? टोटल काम 6 यूनिट का काम है अब, लेकिन बलबीर को करना है अकेले। तो बलबीर की एफिशिएंसी है 1, 6 यूनिट का काम 1 की एफिशिएंसी करेगा, तो इसका मतलब वो 6 दिन लेगा उस काम को करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एग्जाम के अंदर आपको इतना यहाँ से लिखना है, ये वाली लाइन आपको अपने दिमाग में ही समझ लेनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कितने इसमें ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। गुणनखंड हमें निकालने हैं इसके अंदर 21,600 में, जिसमें वो पूर्ण वर्ग होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि 21,600 का फैक्टर निकालेंगे। अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो इसमें देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर 2 हो जाता है, फिर 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर निकालना नहीं दिखा रहा हूँ। फैक्टर कैसे आप निकालते हैं देखिए, इसको भी मैं बहुत आसानी से बता देता हूँ आपको फैक्टर कैसे निकालते हैं। ऐसे आप वो लिटरली इस तरीके से एलसीएम लेके मत निकालिएगा, ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 21,600 को मैंने 216 गुणा 100 कर लिया। 100 का गुणा कितना होता है? 10 गुणा 10 होता है, ठीक है ना, 10 गुणा 10 होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 216 6 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब, तो 2 गुना 3 हो जाता है, यहाँ पे 2 गुना 3 हो जाता है और यहाँ पे 2 गुना 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 और 1 ये 5 हो गया, और 3 की पावर देखी जाएगी तो 3 हो गया, और 5 की पावर 2 यहाँ से। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं, वो एलसीएम वाले मेथड से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मेन चीज़ जो है वो हमें यहाँ देखनी है कि इसमें कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे, नंबर निकालने हैं जो गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर, वो वाली बात हमें यहाँ पे देखनी है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ। इस 2 की पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ 3 की पावर, एक सेकंड इसको मिटाऊं, यहाँ 3 की पावर को मैंने ऐसे लिख लिया कि 3 की पावर स्क्वायर को 1 टाइम, ठीक है, और 5 की पावर स्क्वायर को 1। ये मैंने क्यों लिया? यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ इवन पावर वाला लिया है। कौन सा? इवन पावर वाला, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है वो इवन पावर का ही बनाएगा, ऑड पावर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? स्क्वायर, है ना, पावर 2, तो पावर 2 यानी इवन पावर वाली। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो हम हमेशा जानते हैं क्या होता है, जो ये पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। गुणा यहाँ पे पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड कर दिया, फिर गुणा यहाँ पावर 1 है तो इसमें फिर हमने 1 ऐड कर दिया। तो 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2
गुना 1 और 1 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है ना, कितने टोटल गुणनखंड है 12, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यही मेन है जो मुझे इस क्वेश्चन में आपको समझाना था। ठीक है, और ये फैक्टर निकालना भी आपको मैंने बताया। अब कोशिश कीजिएगा आप हमेशा उसको तोड़ के निकालें, और बाकी तो इसमें बहुत चीज़ें आप दिमाग में ही कर लेंगे। सीधा सीधा आपको ये फैक्टर लिखना है। ठीक है ना, 10 का फैक्टर जानते हैं 2 5 होता है, तो आपको यही लिखना है सीधा। ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से आपको नहीं करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप समझते हैं कि क्लास इंटरवल्स होती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बोला जाता है कि 0 से 5 नंबर आए किसी टेस्ट में, कुछ नंबर ऑफ संख्या मतलब स्टूडेंट्स के, फिर उसके बाद बोला जाता है क्या कि 5 से 10 नंबर आए 5 से कुछ बच्चों के, 10 से 15 नंबर आए कुछ बच्चों के, ये किसी क्लास में टेस्ट में नंबर आए। तो देखिए यही होता है क्या, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका गैप होता है ये 5 का, इसको हम कहते हैं विथ। क्या कहते हैं, विथ। ये हो जाता है हमारा लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट। ठीक है, और ये हो जाता है हमारी अपर लिमिट। ठीक है, ये क्या हो जाती है हमारी अपर लिमिट। तो जैसे कि आप जानते हैं निम्नतर सीमा और उच्चतर सीमा, ये ऐसे इस तरीके से हिंदी में बोला जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है कि मिड वैल्यू किसी क्लास की 12 दे दी है। तो अब 12 देने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये लोअर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो यहाँ पे ये मिड वैल्यू दे दी है। मिड लिमिट अगर मैं बात करूँ तो ये 12 दे दी है। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस दे दिया है वो 6 दे दिया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से यहाँ तक 3 होगा इंटरवल। तो इसमें पूछता क्या है, लोअर लिमिट, तो 12 में से 3 कम 9 हो जाएगा और 12 में 3 ज़्यादा 15 हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। हमसे पूछी क्या है, लोअर लिमिट, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि 12 में से 6 माइनस कर दे, तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, हम इसको आधा करके लिखते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट तो 9 आ गया, इसका ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 360, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 361 19 का स्क्वायर होता है और 1024 जो होता है वो हमारा 32 का, तो 19/32 इसका आंसर है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एक शॉपकीपर ने 20% का घाटा सहा अगर किसी मशीन को उसने 4800 में बेच दिया। देखिए 20% का घाटा का मतलब क्या होता है, एक का घाटा 5 पे। तो अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें, 5 की चीज उसने 4 में बेच दी, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 4800 दे रखी है, जो सीधा सीधा 1200 गुना है। तो क्रय मूल्य भी 1200 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 6000। अब इसका हमें 20% मुनाफा चाहिए, तो 20% मुनाफा यानी क्रय मूल्य को 120% में हमें बेचना होगा। तो 12 छिका 72 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है ना, आगे के जीरो हमें नहीं देखेंगे। तो ये 12 छिका 72 हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है कि 7200 रुपये में हम अब वो मशीन बेच देंगे 20% प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होगा। देखिए हमेशा योग 0 होता है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। क्लास 10th में ये आपने पढ़ा है कि मीन जो होता है वो सेंट्रल वैल्यू होती है। तो सेंट्रल वैल्यू से जो भी डेविएशन दिए गए होते हैं, जब आप उनको सम करेंगे तो सब आपस में कट के क्या आ जाते हैं, 0, है ना। कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, जब आप उनको प्लस कर देंगे तो सब कट के क्या आ जाएंगे, 0। और ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है, वो हमेशा 0 होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर आपको ना चारों टेंडेंसी पता होनी चाहिए कि सम क्या होता है, सम जब करते हैं तब क्या होता है, डेविएशन का, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, और डिवाइड क्या किया जाए, डिवाइड होगा तो क्या होगा। ये मैंने आपको अपने इस टॉपिक, इसी सीरीज के अंदर एक क्लास के अंदर आपको बताया है। यदि आपने पहले की वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि इस बार आपके रेलवे एग्जाम में पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी है तो। अगला प्रश्न देखिए, इसमें साइन 15 की वैल्यू है। साइन 15 की वैल्यू, टेन 15 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन कॉस की, टेन और कॉट 15 की। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। अब आप कैसे निकालेंगे, देखिए साइन 15 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें निकालेंगे। साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, आपको इसको याद रखना है। अब इसी के अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। मैं आपको इसको आगे सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 साइन 30 कॉस 30 की आपको वैल्यू सब पता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न के अंदर हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 5 और ये 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये 50 में से 25 गया तो 25, ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किसी प्राइस परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया। तो देखिए 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक की वृद्धि 5 पे, 5 की चीज कितनी हो गई 6, ठीक है, ये रेट हो गया। तो अब उनको अपने घर का खर्चा नहीं बढ़ाना, उनको ये सोचना है, इनको ये लगता है कि अब हम अपने घर का खर्चा उतना ही रखें लेकिन हम इसमें खपत कम कर देंगे। तो जो इनकी खपत हो जाएगी वो खपत उनको किस हिसाब से कम करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या हो, सॉरी 4 की 4, एक का मुनाफा, एक की बढ़त 4 पे, तो 4 की चीज क्या हो गई 5, ठीक है, सॉरी 4 की चीज 5। तो अब वो अपनी खपत को बराबर अपने खर्चे को बराबर रखने के लिए खपत को क्या करेंगे, खपत कम कर देंगे। तो मान लेते हैं अगर वो पहले 5 खपत करते थे तो अब 4 करेंगे। देखिए दोनों के साइड में अगर आप गुणा करेंगे प्राइस और कंजप्शन को, रेट और कंजप्शन को, 20-20 आ गया, यानी कि उनका जो खर्चा है वो पहले जितना था अब भी उन्होंने उतना ही रखा, 20-20। तो इसका मतलब अब उन्होंने खर्चा पहले 5 करते, खपत जो थी उनकी पहले 5 थी अब 4 हो गई, यानी कि एक का घटाव कितने पे, 5 पे। अब इसको परसेंटेज में निकालना, 100 से गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये 1/5 जो होता है वो 20%, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 6/5 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो 6/5 को हम 1.2 लिखते हैं। 1.2 देखिए 1.1 1.2, यानी कि ये R पॉइंट इसका डिनोट करेगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि हमें इस वैल्यू, एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है हमें यहाँ पे और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ भी 0 को x से डिवाइड कर दूंगा तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे आ जाता है +1/x, ये आ जाएगा 0। तो x + 1/x आ जाता है 4, ठीक है ना। अब मुझे स्क्वायर करना है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आ जाता है मेरा x² + 1/x²। वैसे तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर करके हमें 2 माइनस करना होता है, क्योंकि यहाँ से 2 आता है वो इधर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो 16 में से 2 गया 14, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये जितना भी चेहरा हमको दिख रहा है इसको हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया इसको A B C D से, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम A का सरफेस देखते हैं, A + B + C + D + E, ठीक है, +F, ये 6 सरफेस है, इनका एरिया निकालना। सबसे पहले हम A की बात करें तो सब रेक्टेंगल है। तो देखिए ये हो जाता है हमारा लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमको दे रखी है ये 7, ये अगर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। तो 7 × 15, ये 15 दे दी, ठीक है, प्लस कर देते हैं। अब उसके बाद बात आ जाती है बी की, ठीक है। अब बी में अगर हम देखें तो बी में लेंथ कितनी है, 7, ठीक है, ये 7 है बी की लेंथ। 7 में चौड़ाई है, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई देखिए यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। बी की बात हो गई। अब हम सी की बात करें तो सी की बात करने के लिए आप समझिए क्या होगा कि सी में ये हो जाएगी हमारी लेंथ, है ना, ये लेंथ। तो ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, 5, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 गुना और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7। 15 में से 8 गया 7, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 7। अब बात करते हैं हम ई की, ठीक है। ई में देखिए ये कंप्लीट 20 है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 20 में से 7 गया तो बचा कितना, ये यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, और ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो 13 × 8 ये हो गया, ठीक है। अब मैं प्लस कर देता हूँ इसमें किसको, ई के साथ ABCD, सॉरी D रह गया, तो मैं अब पहले D निकाल देता हूँ, अब यहाँ पे कोई नहीं, आगे पीछे हो गया। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 13 था, ये भी 13 हो गया, ठीक है। और ये चौड़ाई यहाँ पे 5 दे रखी है तो ये 5 हो गई, तो 13 × 5 ये हो गई। तो अभी हमारा E भी हो गया। अब बचा कितना, कौन सा हमारा F। तो F में देखिए ये 5 है, ये 8 है, तो 5 × 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फेस थे, 6 हमने निकाल लिए। तो अगर मैं 15 को 7 से करूंगा तो देखियो 105 आ गया, और ये 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 ये हो जाता है। और 13 को अगर 8 से करता हूँ तो 104 ये आ जाता है, 13 × 5 = 65 हो जाता है, 8 × 5 = 40। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है 384, ठीक है। ये इसका सही आंसर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विजिबल साइड का जो हमें दिख रही है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कहता है कि इसमें फिगर एंगल दे रखा है ABD, ये एंगल 55 डिग्री दे दिया है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया है और ये y दे दिया है BAC, ये y डिग्री। तो नॉन रिफ्लेक्स एंगल जो है BDCX दे रखा है। तो देखिए नॉन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है ये वाला और नॉन रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आप हमेशा याद रखिए, जो सम होते हैं ना अंदर वाले कोणों का सम, ये बराबर हो जाता है, एंगलों का सम ये बराबर हो जाता है इस वाले के लिए बराबर, ठीक है। तो देखिए ये अगर मैं 55 को ऐड कर दूं, 30 को ऐड कर दूं, प्लस ये BAC y को ऐड कर दूं, ये बराबर हो जाता है x के। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये एंगल और ये एंगल, इनका जो सम होता है वो बराबर हो जाता है किसके, इस वाले एंगल के, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो यहाँ से मैं x डिग्री माइनस y डिग्री की वैल्यू को 85 लिख सकता हूँ आराम से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 85 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो अब आप इसको या तो खुद कीजिए या तो मैं बताऊं, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि खुद करने का। आपको इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा -225। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि लीस्ट नंबर हमको बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो कि इनसे डिवाइड करे और 6 शेषफल बचाए। तो उसको हम बाय ऑप्शन करेंगे, सभी ऑप्शन में से 6 माइनस करके हम ट्राई कर लेते हैं। तो 500 देखिए 570 12 से डिवाइड नहीं होता है, साफ दिख रहा है। और ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 408। तो 12 से ये भी हमारा डिवाइड नहीं होता, 36 हो जाता है। नहीं 12 से तो ये हमारा डिवाइड होता है, 12 तिया 36, 36 4 फिर 48 बच गया, लेकिन ये हमारा 21 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली। अब वहीं अगर मैं बात करूं 420 की, तो 420 में आप ये देखिए कि 12 से ये 36 और 12 पंजे 60, इससे भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है। ये 21 से कितनी बारी में जा रहा है, 20 बारी में। और 35 से अगर मैं बात करूं तो 35 से ये मेरा कितनी बारी में चला जाएगा, ये एक बारी में, और बच गया कितना 5 2 7 70 यानी 12 बारी में। तो इसका मतलब ये तीनों से विभाजित है। तो इसका मतलब 426 ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है इसमें देखिए 5 से ये कितनी बारी में चला गया, 7 बारी में। और 7 दूनी 14 होता है, 140 प्लस 30% निकालेंगे तो देखिए परसेंट के साइन से ये 2 जीरो चला गया, 25 या 75 ये हो गया। तो ये हमारा कितना आ जाता है 215, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है 215, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बस जा रही है, ठीक है, ये बस जा रही है और यहाँ पे ये 2 लोग हैं, ठीक है। जो बस इस डायरेक्शन में जा रही है, ये लोग भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी स्पीड जो दे दी है वो 3 किलोमीटर पर आवर दे दी है और इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर दे दी है। और साथ ही में कहता है कि इसको वो 10 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, इसको 11 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। तो हमें बस की इस चाल बतानी है। तो जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ जो स्पीड होती है वो रिलेटिव होती है, तुलनात्मक स्पीड की बात हो रही होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, ये बस के और ये आदमी के। तो मान लेते हैं बस की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या होगी, ये बस अपनी ही लंबाई को दूरी एज अ दूरी तय करेगी इन जो भी लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो बस की लंबाई तो दोनों में ही बराबर होगी, तो डिस्टेंस दोनों केस में बराबर कर देते हैं। हम स्पीड इनटू टाइम की बात करते हैं। पहले अगर हम बात करें x-3, ठीक है ना, जब एक डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है माइनस, ऑपोजिट में प्लस हो जाती है। और इसको 5/18 से गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड में करने के लिए। जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो हम इसको नहीं लिखेंगे 5/18 क्योंकि दोनों साइड कट जाता है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे। तो पहले में 10 सेकंड लगे। अब यहाँ पे देखिए x-5 दूसरे के कंपैरिजन में 5/18 कर लेते हैं क्योंकि उसको मीटर पर सेकंड में करना है। अब ये इसको 11 सेकंड, देखिए ये दोनों 5/11 कट गए, ठीक है ना। तो ये 10x हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 11x हो जाएगा और ये 55। अब मैं x वाली टर्म को एक जगह ले आऊँगा तो इधर माइनस होके x बच जाएगा और 55 को जब मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा तो ये मेरा कितना हो गया 25, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी ऑप्शन की स्पीड मतलब बस की स्पीड हो जाएगी 25। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि शकीला को 10% का लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 10 पे 1 का लॉस यानी कि 9,
ठीक है, तो वो उसने बेची कितने में, 540 में, तो यानी कि 60 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 60 गुना क्रय मूल्य, तो ये आ जाएगा 600। अब उसको 10% का मुनाफा लेना है तो 600 पे 110% पे बेचना पड़ेगा, यानी कि 66। तो 66 वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, यह हम ये तरीका है हमारा एग्जाम में करने का। हमें ज़्यादा डीप मतलब कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना, हमें हमारा सही आंसर निकालना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि डिफरेंस बताना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 10% में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नेट क्या होता है 21%, 3 साल का कितना होता है 33.1%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाता है 20% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया 1%। इस 1% की वैल्यू दे दी है 50 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। यही हमसे पूछा गया कि सम है ना, धनराशि कितनी है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, ये 21% मैंने कैसे निकाला, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये नेट सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक रूम का साइज दे दिया लेंथ ब्रेथ हाइट का, तो 2 गुना 3 गुना 4। अब उसके अंदर क्यूब रखना है जो इस साइज के हैं, तो कितने क्यूब आ जाएंगे, इनके वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 36 इंटू 16 ये आ गया, है ना। तो अगर आप 36 इंटू 16 देखेंगे तो आप 6 की यूनिट का लिखा 6 का वो निकाल लें, या फिर आप सीधा सीधा 576 ऑप्शन सेकंड इसका आंसर निकाल लें मल्टीप्लाई देख के। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन सी कथन सत्य है। तो देखिए आप इसके अंदर सबसे पहले समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटिंग तरीका होता है वो होता है a प्लस बी आई, जहाँ पे i जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसी को कहते हैं जो -1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कहता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कि हर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपने आप में अलग होता है, रियल नंबर अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, तो ये हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पहली स्टेटमेंट तो देख के ही गलत। अब आप यहाँ पे देखिए हर रियल नंबर क्या इंटीजर है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये कहता है, देखिए मैं जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल दे देता हूँ 3 + 5y। ठीक है ना, अब यहाँ पे कहता है हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं रियल नंबर क्या है 5, ठीक है, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 0i। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जहाँ पे b 0 कर दिया है मैंने बस, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया है, तो ये रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और हिंदी में बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन थर्ड। अब ये कहता है एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका सही कौन सा कथन है कि ऑप्शन थर्ड की हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे बी हम 0 कर दे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि किसी भी पॉलीगन की अगर मैं बात करूं तो इसके बाहरी कोण का क्या योग है, तो इसका 360 डिग्री होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, स्टैंडर्ड है। अगला प्रश्न कहता है कि हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b फिर प्लस कॉस a साइन b। ठीक है ना, मैंने साइन कॉस को s और c से लिखा है, कॉस a कॉस b माइनस होता है तो प्लस हो जाता है साइन a साइन b। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर सीधा सीधा लगाता हूँ, तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 45 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1/√2, और यहाँ हमारा बच जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए की मतलब कॉस 45 की वैल्यू √2 हो जाती है, यहाँ बच जाता है हमारा साइन ए। ठीक है, साथ में अब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और ये ऊपर हो जाता है हमारा कॉस बी। सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस a/√2, तो सॉरी साइन a/√2 है ना, यहाँ पे हमारा a है, सॉरी क्योंकि ये a दे दिया है, a तो हमने इसको माना था फॉर्मूले में और ये b को a मान रखा है, तो कॉस a, तो देखिए यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक एयरप्लेन है जिसमें 500 पैसेंजर है, उसमें आदमी
और चिल्ड्रन का परसेंटेज दे दिया। अब रेशियो पूछता है कि आदमी, वुमेन और चिल्ड्रन का। तो देखिए आदमी 45% है, चिल्ड्रन 20% है, बाकी बचा 35% क्या है, वो है वुमेन। तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 5 से ये 9 बारी में, 5 से 7 बारी में, 5 से 4 बारी में, 9 7 4। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। हमें इस पे ध्यान रखना था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कंफ्यूज हो कि आप क्या परसेंटेज निकालते हैं। जनरली आप 45 अनुपात 20 अनुपात बाकी बचा 35 कर देंगे, जो कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न पूछता है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दे दिया है 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो हमें ये बताना है कि एक्सपेंशन क्या होगा उस डेसिमल का। तो सिंपल सी बात है, अब कुछ भी हो, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूं, 5 की पावर 3 कर दूं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 00 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप छोड़ दे, आगे क्या बचता है नहीं बचता, इंटू 5 बच जाएगा। लेकिन ये 00 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो टर्मिनेटिंग यानी शांत उसका डेसिमल हो जाएगा एक्सपेंशन। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ये थे 30 के 30 क्वेश्चन इस शिफ्ट के हमने किए। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक किया बिना मत जाइएगा। और इस रोजगार एक्सप्रेस से आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।